Hello students, in the previous video we have find the expression of the radius of any atom by using the Bohr atomic theory। पिछले वीडियो में हमने बोर्स की थ्योरी को यूज करते हुए एटम की रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। रेडियस का मतलब न्यूक्लियस की ऑर्बिट से डिस्टेंस। इस वीडियो में हम किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एनी ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेकंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, थर्ड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो ये आपसे डेरिवेशन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी बाय यूजिंग द बोर थ्योरी, और कई बार इसके ऊपर आपके न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। तो लेट्स डू द आर्टिकल। तो हमारा टॉपिक है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। तो अगर ये डेरिवेशन आपको एग्जाम में मिल जाता है तो हाउ यू विल डू इट, कैसे आप इसको आंसर करेंगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले वी हैव, जब हमने बोर्स थ्योरी को पढ़ा था तो वहां हमने एक पोस्टुलेट्स पढ़ा था। बोर ने क्या बोला था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो वो एक लॉ को ओबे करता है। क्या कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो NH अपॉन 2 पाई के बराबर होता है। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन 2 पाई। ये चीज हमने जब बोर्स का थ्योरी पढ़ा था तो वहां हमने ये चीज देखी थी। तो यहां से V की वैल्यू क्या आ जाएगा, NH अपॉन 2 पाई 1 अपॉन mr। यहां से m और ये r इधर नीचे आ जाएंगे। फिर हम NH अपॉन 2 पाई m को इसके साथ ले लेते हैं 1 अपॉन r, ऐसे इक्वेशन नंबर 1। सिंस, अब इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हमने रेडियस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया था। तो रेडियस की वैल्यू हमें मालूम है क्या, सिंस जो r की वैल्यू होती है वो होती है n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन पाई m z e स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये होता है r का एक्सप्रेशन, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इस r की वैल्यू को हम इधर पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1, ठीक है। इस r की वैल्यू को इधर पुट कर दीजिए। v गेट, तो देखिए क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई m। यह एक्सप्रेशन तो ऐसे रहेगा। तो जब हम r की वैल्यू रखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएंगे, यानी ऊपर आएगा पाई m z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। देख लीजिए, अब यहां से जो टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करेंगे और बचे हुए टर्म को हम फाइंड आउट करेंगे। तो v इज इक्वल टू, लेट्स सी, एक n से एक n कैंसिल आउट, h से एक h कैंसिल आउट, यानी ये दोनों टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर इसके बाद अगर NH अपॉन 2 पाई m z स्क्वायर ओवर
n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन। देखिए इस n से ये एक कैंसिल आउट, h से ये एक h कैंसिल आउट, पाई से ये पाई कैंसिल आउट और m से ये m कैंसिल आउट। तो यानी हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास अगर तरीके से देखा जाए तो z अपॉन n e स्क्वायर 2h एप्सिलॉन। देख लीजिए इसी को थोड़ा सा तरीके से लिख लेते हैं। v इज इक्वल टू z अपॉन n e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन। ये चीज हमारे पास बच जाएगा कैंसिल आउट करने के बाद। क्या बात समझा भाई? इन दोनों को अलग क्यों लिखा? क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है। z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। तो अलग अलग एटम के लिए एटॉमिक नंबर अलग अलग होता है, अलग अलग न्यूक्लियस के लिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबके लिए अलग अलग होता है। n नंबर ऑफ ऑर्बिट, k के लिए 1, l के लिए 2, m के लिए 3, n के लिए 4। तो ये दोनों टर्म क्या है? वेरिएबल, जबकि ये सभी टर्म क्या है? कांस्टेंट। ठीक है, इन सब की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है। तो जब हम इन सब की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंस E की वैल्यू आप जानते हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 to the power minus 19, 2 की वैल्यू आपको मालूम है और H की वैल्यू आपको मालूम है 6.6 into 10 to the power minus 34 और एप्सिलॉन की वैल्यू भी आपको मालूम है। तो जब आप इन सभी की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा 2.18 10 to the power 6, ये आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, when you will solve all this data, when you put all the data and calculate, you will get this numerical value। तो यानी v की जो वैल्यू है वो हो जाएगी z over n into 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट, we got the general expression। इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हैं? किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। z किसी भी एटम के अंदर, n किसी भी ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो यानी दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट the velocity of electron in any orbit of any atom। किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की क्या निकाल सकते हैं? वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? वेलोसिटी। ठीक है, अगर हम इसको हाइड्रोजन के लिए अप्लाई करें, फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए Z भी 1 होता है और N भी क्या होता है? 1। तो V आ जाएगा 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड। यानी कोई अगर आपसे पूछे कि हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी क्या है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो 2.18 into 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड से रिवॉल्व कर रहा है। तो प्यारे बच्चों, ये था डेरिवेशन। एग्जाम में आपसे कैसे पूछा जा सकता है? एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, चाहे तो इसको लिख लीजिए कैसे क्वेश्चन बन जाएगा। यूजिंग द बोर्स थ्योरी फाइंड आउट या एक्सप्रेस द using the Bohr's theory derive the expression of velocity for hydrogen atom। ये क्वेश्चन आपका इस तरह से 3 मार्क्स में आता है। ठीक है, चलिए
अब इसके ऊपर हम आपके बोर्ड में जो एक न्यूमेरिकल आ चुका है उसको करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन क्या है? यूजिंग द बोर्स मॉडल कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम फॉर n इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। वी हैव, हमारे पास वेलोसिटी का फॉर्मूला है z over n into 2.18 into 10 to the power 6 meter per second. This is the general expression for the velocity of electron in any atom in any orbit. तो क्वेश्चन हमें किसके लिए किया गया है? हाइड्रोजन एटम के लिए। तो फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगा? 1। तो यानी v का फॉर्मूला आएगा 2.18 10 to the power 6 over n। अब हमसे किस किस ऑर्बिट में क्वेश्चन पूछा गया है? 1, 2 और 3 के लिए। वैसे हाइड्रोजन में एक ही ऑर्बिट होती है, लेकिन इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। मान लिया गया कि अगर सेकंड और थर्ड ऑर्बिट भी होती तो क्या होता? तो 4 n इज इक्वल टू 1। तो वेलोसिटी इन ऑर्बिट 1 2.18 10 to the power 6 over 1 यानी 2.18 10 to the power 6 meter per second. This is the velocity of electron in the first orbit for hydrogen atom. For n is equal to 2, v2 2.18 into 10 to the power 6 over 2। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो you will get 1.09 into 10 to the power 6 meter per second। और थर्ड ऑर्बिट के लिए यानी वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट 2.18 into 10 to the power 6 over 3। तो ये आ जाएगा 0.72 into 10 to the power 6 meter per second। तो इस तरह से ये आपके एग्जाम में सिंपल सा न्यूमेरिकल आ चुका है। ठीक है, तो बस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला याद रखना है। Okay students, now our next article is time period of electron in orbit। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि किसी भी ऑर्बिट के लिए रेडियस का एक्सप्रेशन क्या होता है, और अभी हमने सीखा कि किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होती है। नाउ अब हम सीखेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेगा। किसी भी ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो एक रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लेता है, लेट्स से। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका इस तरह से बन सकता है, यूजिंग द बोर्स थ्योरी फाइंड आउट द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को। वी हैव, हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखिए मान लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस और ये हमारा इलेक्ट्रॉन, और ये इसके अंदर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस है r और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है v। तो हम सभी को मालूम है वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लीजिए डिस्टेंस का काम कौन करेगा? सरकमफ्रेंस। और मान लीजिए इसने एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया? t टाइम लिया। तो यहां से t कितना हो जाएगा? 2 पाई r ओवर v, इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों हमें r और v दोनों की वैल्यू मालूम है। कैसे? देखिए, सिंस r इज इक्वल टू n स्क्वायर ओवर z इंटू 0.53 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। ये हमने
पिछले वीडियो में डेरिवेशन किया था r का, और हमें अभी v की वैल्यू भी फाइंड आउट करी थी। तो v की वैल्यू होती है z अपॉन n इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये दोनों वैल्यू हमने अभी इससे पहले वाले आर्टिकल्स में फाइंड आउट करी है। तो दोनों वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ r and v in equation 1 we get। तो v और r की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो देखिए हमें क्या मिलेगा। v इज इक्वल टू 2 पाई, r की वैल्यू पुट कीजिए। तो r की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो यू विल गेट n स्क्वायर ओवर z इंटू 0.53 इंटू 10⁻⁻10। ओके, और v की वैल्यू पुट करेंगे जब हम, तो वी गेट z ओवर n इंटू 2.18 इंटू 10⁻6। तो प्यारे बच्चों, what we have done, we have put the value of r and v। चलिए, तो ये हमारा किसका एक्सप्रेशन आएगा? ये तो हमारा t का एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, चलिए t इज इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा n क्यूब ओवर z स्क्वायर। ये n इधर जाके क्यूब हो जाएगा, नीचे z स्क्वायर। और डियर स्टूडेंट, जब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे, व्हेन 2 पाई की वैल्यू 3.14, ये हमारे पास डाटा है, ये हमारे पास डाटा है। तो जब हम इस डाटा को सॉल्व करेंगे तो वी गेट 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। तो ये है एक्सप्रेशन किस चीज का? किसी भी एटम के अंदर, किसी भी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगाता है। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन to complete one revolution in any orbit यानी n, for any atom यानी z। किसी भी एटम के अंदर z यानी एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम के अंदर किसी भी ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन की क्या टाइम निकाल सकते हो कि एक चक्कर में वो कितना टाइम लेगा। अगर मैं इसी कंडीशन को हाइड्रोजन के लिए अप्लाई कर दूं, फॉर हाइड्रोजन एटम, नॉर्मल एग्जाम में हाइड्रोजन एटम के लिए क्वेश्चन आता है फॉर हाइड्रोजन एटम। तो हाइड्रोजन एटम के लिए z क्या हो जाएगा 1 और Nb क्या हो जाएगा 1। तो t कितना आ जाएगा 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड। यानी हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसको एक चक्कर लगाने में 1.52 इंटू 10⁻⁻16 सेकेंड लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपका कैसे बन सकता है? यूजिंग द बोर्स थ्योरी डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन फॉर हाइड्रोजन एटम। नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ लेता है। तो सबसे पहले हम जनरल फॉर्मूला निकालेंगे और फिर उसमें हम हाइड्रोजन एटम की कंडीशन को पुट कर देंगे। ठीक, इसके बाद बोर्ड में आपका एक क्वेश्चन जो आ चुका है वो करते हैं। लेट्स सी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द न्यूमेरिकल जो आपके एग्जाम में आ चुका है बोर्ड में। यूजिंग बोर एटॉमिक मॉडल कैलकुलेट द ऑर्बिटल पीरियड। ऑर्बिटल पीरियड यानी टाइम पीरियड उसने पूछ लिया है
इन हाइड्रोजन एटम के लिए अप्लाई किया गया है, और किसके लिए? ऑर्बिट 1, ऑर्बिट 2 और ऑर्बिट 3 के लिए। तो लेट्स सॉल्व द गिवन सिचुएशन। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया था, n क्यूब z स्क्वायर इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड, ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला था। तो हाइड्रोजन के लिए हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर हाइड्रोजन एटम, न्यूमेरिकल में हाइड्रोजन एटम है, तो यानी z इक्वल टू 1। तो t का फॉर्मूला हो जाएगा n क्यूब 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा t1, 1 का क्यूब 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, यानी t1 इज इक्वल टू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड। सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसका टाइम पीरियड क्या होगा? तो n की जगह क्या आ जाएगा? 2, 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, तो 8 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 12.1 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड। ओके, फॉर n इज इक्वल टू 3, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो टाइम पीरियड आएगा वो क्या हो जाएगा? n की जगह 3 हो जाएगा, तो 3 का क्यूब 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, 27 इंटू 1.52 इंटू 10 टू द पावर -16, 41 इंटू 10 टू द पावर -16 सेकेंड। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। बस सिंपल सी बात है, आपको अगर आप फॉर्मूला याद है, जनरल फॉर्मूला, चाहे वो रेडियस का हो, चाहे वो वेलोसिटी का हो, चाहे वो टाइम पीरियड का हो, तो अगर आपको जनरल फॉर्मूला याद है तो फिर कोई ज्यादा दिक्कत न्यूमेरिकल को नहीं हो सकती करने में, ठीक है। चलिए।